डार्लिंग कल तक वापस आ रहा हूं, ओके? राज, तुम्हारा जाना इतना जरूरी है क्या? नलिन मेरा अच्छा दोस्त है, ही नीड्स मी यार। ही नीड्स यू। और हम लोगों का क्या? हमें भी तो तुम्हारी जरूरत है ना यहाँ पर। अरे एक दिन की तो बात है, तिरुपति तक जाना है, कल वापस भी आ जाऊंगा। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम उस नलिन को मना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है और तुम बेकार में उसके पीछे पड़ी रहती हो। अच्छा, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ या वो हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है? उसी का होगा। हाँ नलिन, या कमिंग 2 मिनट्स या। डार्लिंग कल तक वापस आ रहा हूं, ओके? पापा जल्दी आना, आई विल मिस यू। I'll miss you too, baby. चलें? Come on, Nisha, please. मेरे मना करने के बाद भी राज नलिन के साथ बाहर गए। वो अगले दिन रात को लौटने वाले थे। They were late as usual. मम्मा की बच्ची, तुम ना बहुत शैतान हो गई। क्या है ये सब? चलो गेट टू बेड। नो नो क्या? कल स्कूल नहीं जाना है? नहीं You have to go to school. नहीं। रात के 9 बज गए थे तो मैं बबली को अंदर सुला के हॉल में अकेली बैठ के टीवी देख रही थी, पर शायद मैं अकेली नहीं थी। तुम जानती हो कि मेरे लिए यहाँ पर बैठ के सॉरी बोलना कितना मुश्किल है, फिर भी इतनी बार बोल चुका हूँ। आई रियली कन्विंस्ड कि तुम सही हो और टैबलेट्स मेरे लिए बुरे हैं और मुझे डेफिनेटली टैबलेट्स को छोड़ना ही होगा। आई रियली मीन। रियली? आपको क्या लगता है मैं अपने लिए कहती हूँ ये सब? मुझे थोड़ी कुछ होता है उन टैबलेट्स से, लेकिन आपके लिए वो टैबलेट नुकसान करती है, आपको पता है? आपके भले के लिए मैं कहती हूँ और आप मुझसे गुस्सा करते हैं। फिर तुझे वो अपनी प्रॉब्लम सुनाना शुरू करेगी। कैसे वो तेरे लिए कितनी चिंता करती है, तेरी कितनी फिक्र करती है, लेकिन तुझे उसके इमोशंस की कोई परवाह नहीं। लेकिन वो तुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए ना। इससे पहले कि वो अपनी बातें और अपनी प्रॉब्लम्स तुझे बताना शुरू करे, तुझे अपना अगला बात छोड़ना है। ओके मैं वादा आज के बाद मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? नहीं खाऊंगा। ओके। ये अपना लास्ट राउंड ऑफ फायर तुझ पर फायर मारेगी, क्योंकि इसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगी और जंग जीत लेगा ना। लेकिन पता है क्या, ना भी क्यों ना करें मुझसे, क्योंकि आप लिप प्रॉमिस
मुझे न जाने क्यों डर सा लगा था। उस दिन जब फ़ोन की घंटी बजी मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई। वैसे तो दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन उस रात उस फ़ोन की वजह से मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हेलो हेलो निशा, मैं बोल रहा हूँ नलिन। नलीन, बोलो क्या बात है? और राज कहाँ है? देखो, डरने की बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। नलीन, हुआ क्या है और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? निशा, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? तो तुम लोग हो कहाँ और राज कहाँ है? हम अस्पताल में हैं, राज को फर्स्ट एड मिल रहा है। नलीन, मेरी राज से बात कराओ। राज ठीक तो है ना? सब ठीक है, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए फोन किया था। राज को डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं, जैसे वो होश में आएगा मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो नलीन, नलीन हेलो। निशा का फोन आया था, वो कुछ घबराई हुई सी थी। उसने हमें एक्सीडेंट के बारे में बताया और हम फौरन घर से निकल पड़े। और रास्ते में हमें एक और बुरी खबर मिली। और कुछ कहा निशा ने? यही कि राज बिल्कुल ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। हेलो जी, क्या? पापा, अच्छा वो आप लोग आ गए। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था और बोला कि राज और नलिन का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, राज और नलिन दोनों ठीक है ना? उन लोग को फर्स्ट एड मिल गया है। मामा, पापा, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। हम लोग जाके देख लेते हैं, इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़ जाए वहाँ पे चले जाते हैं ना। मामा बेटा, मामा एक काम करिएगा मेरा, बबली के पास आप रहिए, उसको संभाल लीजिएगा। हाँ, कुछ जरूरत पड़ी तो पापा चलिए देखते हैं। चलिए ना जल्दी से, पहले लेट हो जाए। चलिए ना पापा। बस निशा, बस कर। राज छोड़ के चला गया हमेशा के लिए, मर चुका है वो। मम्मी को क्या हो गया? हम आपको पता क्या कर रहे हैं? पापा, अभी थोड़ी देर पहले नलीन का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि राज ठीक है, राज को फर्स्ट एड मिल गया, वो हॉस्पिटल में है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नलिन तुम्हें कैसे फोन कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता पापा नलीन फोन? क्योंकि नलिन मर चुका है। उन दोनों की स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? मेरी बात हुई है नलीन से, अभी थोड़ी देर पहले नलीन का फोन आया था। नहीं बच्चे, अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। फोन आया था नलीन का। हेलो निशा, हेलो निशा, हेलो निशा, मैं बोल रहा हूँ नलिन। फिर जब न्यूज़ कंफर्म हुई, मेरी और बबली की तो जैसे पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और ऊपर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ हो, कोई हर वक्त मेरे आसपास है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि राज हमारे पास आ गए।
राज, कहाँ है मेरा बबली बेटा? बबली किधर गई? कहाँ छुप गई? इधर है। हाँ बबली, अरे नानू को हरा के छोड़ेगी क्या? कहाँ है तू? अरे बबली बेटा कहाँ हो? ए बबली नानू को बहुत सताती है। हाँ किधर गई बबली? ए किधर है, किधर है, किधर गई बबली? इधर। हाँ अरे मेरी बबली बहुत शैतान हो गई है। मैं भी तुम्हारा नानू हूँ, पकड़ लूंगा। बबली अभी पकड़ने को आया मैं, आया बबली को पकड़ने आया। बबली किधर है, किधर बबली? आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कुछ नहीं दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया आराम से लेके जाओ, आराम से लेके जाओ। पापा पापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ पापा, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? We had not even gotten over राज कि डैड की डेथ हमें फेस करनी पड़ी। एक के बाद एक मुश्किलें हमें घेरती गई, बट एक बात मुझे बार बार सताती थी। क्या कहना चाहते थे डैडी मुझसे? वो क्या एक बात थी जो बोलना चाहते थे? आई नो बबली, इट्स यू। चलो अब मस्ती बंद करो और खाना खाकर सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। मम्मा जल्दी आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ टेबल पे। इन सब बुरे हादसों के बाद मैं एक तांत्रिक से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि शायद मेरे पति के अंतिम संस्कार विधियों में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें तो यही लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसके बाद जो हुआ, आई कुड नॉट हैव एवर इमेजिन।
हादसे के बाद हमें यकीन हुआ कि हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इंटरनेट के ज़रिए मुझे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में पता चला। जब मेरे पास पहली बार निशा का ईमेल आया, उसे पढ़ के ऐसा लगा कि निशा की परेशानी आम लोगों की परेशानी जैसी है। कई आम लोग जिन्हें लगता है सोते समय उनके शरीर पे कोई बैठा है और उनके अंग हिलाने से उन्हें रोक रहा है, ऐसी चीज़ों को हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। मुझे लगा निशा के केस में भी स्लीप पैरालिसिस का चक्कर है, इसलिए मैंने शिशिर को असाइन किया निशा का केस देखने के लिए। निशा ने हमें यह बताया था कि उसकी लाइफ में 3 लोगों की अकस्मात मौत हो चुकी थी, उसके पति और उसके दोस्त की और उसके फादर की। हमारे लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि निशा को किसकी आत्मा परेशान कर रही है। गौरव और शिशिर से बात करने के बाद आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड बेटर, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। सिर्फ मेरी हो निशा, निशा। कोई तुम्हारी कसम नहीं कर सकता, कोई काश राज ने मेरी बात सुन ली होती। नलिन के तो इरादे मुझे शुरू से ही पता थे। हम औरतों को अच्छी और बुरी नीयत का पता चल जाता है। जो हरकत नलिन जीते जी नहीं कर सका, वो मरने के बाद करने की कोशिश कर रहा था। और अब
राज भी तो नहीं थे मुझे बचाने के लिए। आखिरकार उस स्पिरिट ने खुद को मैनिफेस्ट किया और हमारा शक भी सही निकला। वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि निशा के पति का मित्र ही था। एक बार जब ये क्लियर हो गया तो हमने निशा की ट्रेनिंग को और बढ़ा दिया। अब निशा के बिलीफ सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं। देखा ये गया है कि जब इंसान खुद में स्ट्रांग होता है तो किसी भी तरह का स्पिरिट उससे अटैच नहीं हो सकता है। मैंने साइकिक प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि नलिन मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इस बार मैं तैयार थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं डरूंगी नहीं। तुम मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी रहूंगा। मैंने एक लड़ाई तो जीत ली है, पर मुझे पता है कि जंग अभी जारी है। मैंने अपना हौसला बनाया हुआ है, क्योंकि आई एम श्योर ही इज़ अराउंड। उस घड़ी के इंतज़ार में जब मैं कमज़ोर पड़ूं और वो दोबारा मुझ पर अटैक करे। प्रेतत्व जो है इच्छा शक्ति से जन्म लेता है। प्रेत का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई लगाव, इस तरह की कोई बात राज के अंदर नहीं थी, लेकिन नवीन के अंतर्गत शुरू से इच्छाएं थी कि हम किसी तरीके से निशा को प्राप्त करें। यही कारण है कि नवीन जो है उसका मन शरीर नष्ट होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त होकर के वह सारे कार्य वो जीवित रह करके जो करना चाहता था वो निशा से करने की कोशिश कर रहा है। सेक्सुअल डिजायर्स जैसे जिंदा इंसानों में होती है, स्पिरिट में बिल्कुल वैसी ही होती है। कई स्पिरिट्स अपनी जिंदगी के बाद भी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने का सोचते हैं। ऐसा ही केस निशा के साथ था। महासंतों,
भगवानों की तस्वीरों में हमने कुछ रोशनी के सर्कल्स देखे हैं उनके सर के पीछे, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के चारों तरफ कुछ एनर्जी सर्कल्स होते हैं। ऑरा शील्डिंग यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ की एनर्जी को इस कदर मजबूत बना देते हैं जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ सके। निशा के संदर्भ में भी हमने यही किया। हमने उसके चारों तरफ के ऑरा सर्कल को इस कदर से मजबूत बना दिया जिससे कि वह नेगेटिव एनर्जी उसको पेनिट्रेट ना कर सके, अर्थात उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, उस पर हावी ना हो सके और धीरे धीरे वह उससे मुक्त हो जाए। आई एम अलोन एंड आई एम फेड अप। मुझे अपनी बेटी की फिक्र रहती है। मुझे पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। निशा आज हमसे ट्रेनिंग ले रही है और उसके साथ हो रहे अत्याचार बहुत कम हो चुके हैं। उस स्पिरिट का आना जाना भी उसकी लाइफ में कम हो चुका है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि निशा को इस दिक्कत से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। मैं गॉड से हर रोज प्रे करती हूँ कि ये सब जल्दी खत्म हो। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से 30 किलोमीटर दूर सनवर नाम के एक छोटे से जिले में मैमूना खातून और उनका परिवार रहता है। मैमूना खातून की गिनती उन चंद लोगों में से है जो भीड़ भाड़ में सुकून महसूस नहीं करते। मैमूना खातून बेटी से दुल्हन, दुल्हन से मां और मां से सास तो बन गई, मगर शहर की भीड़ भाड़ वाले माहौल में दादी बनना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। आखिर मैमूना की बरसों की जिद और ख्वाहिश के आगे उनके शौहर अशरफ हुसैन ने सारी जमा पूंजी रख दी और इस तरह ये घर खरीद लिया गया मार्केट से बहुत कम कीमत पर। देर से ही सही मेरी मुराद पूरी हुई। घर शहर से थोड़ा दूर था, इसीलिए शायद मेरे बेटे मुनीर को उतना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी और बहू बेहद खुश थी। सारा दिन तो सामान रखने में और घर संवारने में बीत गया, थकान से चूर। रात को हम सब अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? बेगम, पुराने मोहल्ले की पड़ोसन होगी, पूरी फैमिली के साथ आई होगी मिलने। मजाक छोड़िए, बाहर जाकर देखिए कौन आया है। कौन है भाई? अरे सब्र करो, आ रहे हैं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन है? कौन है भाई? अरे कौन है वहां? कौन है? कौन है भाई? भाग गया कम वक्त। चलिए अबू आइए। मैं वो झालर दिल्ली से लाई थी।
सोचा जब हम नए घर जाएंगे तो वहाँ लगाऊंगी। उसे टूटा देखकर बहुत अफसोस हुआ। उस दिन अब्बू और भाईजान सुबह सुबह नाश्ता करके दुकान चले गए। उसी वक्त टेरेस से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। मेरा ईद वाला सूट भी फाड़ दिया। कौन कर रहा है ये सब? आपने देखा ना, सुबह झालर भी तोड़ दिया और अब ये। कौन हमें तंग कर रहा है? अम्मी चलो चलो यहाँ से, चल चल। कहा जाता है कि ऐसे इनह्यूमन स्पिरिट्स कई तरह से, कई साइन से इंसानों से कांटेक्ट करते हैं। जीरो का साइन का बनना, इसके बहुत सारे इशारे हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, जीरो एक नई शुरुआत हो सकता है, वो फैमिली जो है एक नई शुरुआत करे। दूसरे घर में जीरो का ये भी मतलब हो सकता है कि वो घिर चुके हैं। हाँ बेटा, माल ट्रक में लोड करा दिया है। बेटा ध्यान से, रास्ता नया है। ठीक है, मैं जैसे ही माल की डिलीवरी कर देता हूँ सीधा घर ही वापस लौट आऊंगा। हाँ हाँ बेटा। क्या? समरीन ने उस रोज मुझे फोन किया था। कपड़ों के फटने की खबर सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। एक रात पहले भी दरवाजे पे ठक ठक की आवाज, सुबह झालर बिखरी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था ये काम किसका है। श्रीवास्तव जी इस मकान के पुराने मालिक। काफी बार फोन करने के बावजूद उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। टेंशन तो मुझे बहुत होने लगी। उस समय सोच रहा था कि शहर से इतने दूर ये मकान लेके कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? माल तो चेक करके ही पैक किया था। हाँ, अरे अब्बू ने और मैंने, हाँ हम दोनों ने। पर यार वो, अच्छा ठीक है, हाँ हम बोल देंगे। हाँ हमारे सामने बैठे हैं, ठीक है। चाय बोला था ना, ये क्या है? वो शाम को अम्मी ने फातिया किया था हलवे पर, वही है। चाय बन रही है। बेटा एक कप चाय हमारे लिए भी ले आना। जी अब्बू। अच्छा समरीन कहाँ है? उसको बोलो चाय लेकर आए। जी अच्छा। क्या बात है बेटे, किसका फोन था? अब वो वर्मा जी के मैनेजर का फोन था। मुझसे कह रहा था कि जितने भी अचार की पैकिंग हमने कल करवाई थी उस सब में फंगस लग गया है। फंगस कैसे लग सकता है अचार में? ऐसा कैसे हो सकता है? और माल भी घर के अंदर रखा था, कल ही गोडाउन भिजवाया। माल तो चेक करके ही पैक किया था। गैस कैसे लग सकता है?
ममुना, ममुना क्या हुआ? अम्मी 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 उठो अम्मी 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 ममुना, अम्मी तुम ठीक तो हो? ममुना, ममुना क्या हुआ था? पता नहीं, वजू बनाने के लिए जैसे ही उठी अजीब सी घबराहट हो रही थी और जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ गई आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ। अब्बू, ऐसा लगता है अम्मी का बीपी फिर से लो हो गया है। आप डॉक्टर को बुला लें तो अच्छा होगा। हाँ मुनीर, जल्दी से डॉक्टर अंसारी को फोन करो। आइए डॉक्टर। देखिए अशरफ भाई, एक फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। घर में कोई झगड़ा या तनाव तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। क्यों? फिर तो बड़ी अजीब सी कंडीशन है। इस बार भाभी का बीपी लो नहीं बल्कि हाई है। आप घबराइए नहीं, मैंने दवाई लिख दी है। आइए। इस बार भाभी का बीपी लो नहीं बल्कि हाई है। आप घबराइए नहीं, मैंने दवाई लिख दी है। आइए। जैसे आग के पास जाने से तापमान बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसी शक्तियों के आसपास होने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। मैमूना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका लो बीपी हाई बीपी में कन्वर्ट हो गया। तुम लोगों ने खाना खाया? अम्मी आप फिक्र ना करें, आप सो जाएं, हम सब खाना खा लेंगे। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना तो वो कोई ख्वाब था, ना ही किसी दवा का असर। सब मेरे आसपास खड़े होकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, पर सबके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अशरफ, आप इमाम साहब से जरूर मिलते आइएगा और अगर हो सके तो घर ले आइएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बू, बस एक मिनट और। तुम आज घर पर ही रहना और अम्मी का ध्यान रखना। शाम को हम सभी लोग बाजार चलेंगे। घर की सजावट के लिए खरीदारी भी तो करनी है ना। तुम्हें जो लेना होगा वहीं से ले लेना, ठीक है? अम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ सना? अम्मी बहुत दर्द उठ रहा है। दर्द उठ रहा है? लेकिन अभी तो 7वां महीना चल रहा है ना। अरे क्या हुआ? आज फिर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, सना को दर्द हो रहा है। कोई भारी सामान उठाया था तुमने? तुम चिंता मत करो सना, ऐसी हालत में कभी कभी दर्द उठता है। मुनीर, बेटा बहू को अंदर ले जाओ। दवा लेकर थोड़ी देर आराम करेगी ना तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जाओ बहू, अंदर जाओ।
जल्दी लगा दे, जाओ सारे जाओ। कुछ नहीं हुआ, देख सब ठीक है, सब ठीक। चल बैठ इधर, सब ठीक, बैठ इधर। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। बेबी की गर्दन में कॉर्ड जकड़ गया है। आपकी वाइफ को एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर की वो नली जकड़ने वाली न्यूज़ और फंदे वाली बात ने मुझे बिल्कुल डरा दिया। मुझे मेरे बच्चे की बहुत फिक्र होने लगी। हमारी ज़िंदगी अब किसी साए के शिकंजे में जकड़ती जा रही है, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सारे वाकयात सिर्फ 2 रोज के अंदर हुए हैं? जी। और बहू की तबीयत बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई? जी इमाम साहब। अच्छा, और आपने ये जो नया घर खरीदा है, ये किस मकाम पे है? जी वो सुपरमार्केट के पीछे हाईवे से 2 किलोमीटर दूर जो रास्ता जबलपुर की तरफ मुड़ता है, वहीं पर। राइट की तरफ, मजार के पास? मजार का तो पता नहीं इमाम साहब, लेकिन हाँ पास में एक पहाड़ी जरूर है। अल्लाह अकबर। मुनीर, बेटा तेरे अब्बू अभी तक नहीं आए हैं। 2 घंटे पहले फोन तो आया था कि वो मस्जिद से इमाम साहब को लेकर निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुनीर, मुनीर, मुनीर दरवाजा खोलो। लगता है अबू आ गए। जी अबू, 15 मिनट और लगेंगे। मुनीर, भाईजान, मुनीर, 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 भाईजान, भाईजान, मुनीर, मुनीर, भाईजान, मुनीर। दवा ली थी तूने? पानी चाहिए? इसको अंदर ले जा। मैं मुनीर को देखती हूँ। मुनीर पता नहीं कहाँ चला गया। अशरफ, अशरफ, रुकिए। अशरफ, मुनीर, बाहर से कोई क्या हुआ? आपकी आवाज में बोल रहा था तो हमें लगा कि आप हैं। मुनीर दरवाजा खोलने आया, लेकिन आप तो फोन पर थे। मुनीर पता नहीं कहाँ गया। इमाम साहब मेरा बेटा। सब्र करो, सब्र करो महीना, सब्र करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम।
यहाँ आ जाइए। अब मैं एक हिसार बांधता हूँ। जब तक मैं घर से बाहर नहीं आ जाता, कोई भी इस हिसार के बाहर नहीं आएगा। या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम साहब, मेरा मुनीर। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। घर के अंदर क्या हो रहा था कुछ पता नहीं, लेकिन घर के बाहर हम सब मुनीर के गम में रो रहे थे। थोड़ी देर में इमाम साहब घर के बाहर आते हुए नजर आए। क्या हुआ इमाम साहब, आप इतने खामोश क्यों हैं? जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। लेकिन मुनीर कहाँ है इमाम साहब? उसको जिन्नात उठाकर ले गए। हम कुछ नहीं कर सकते। इमाम साहब कुछ तो कीजिए। अरे ये जिन्नातों का डेरा है, और वो भी एक दो नहीं, बेशुमार। लेकिन हमारे घर में ही क्यों? क्योंकि आप उनके रास्ते में हैं। उधर उस पहाड़ी की गुफा में जिन्नातों का महल है, सड़क के उस पार मलंग पीर बाबा का मजार, रास्ते में ये घर। चले जाइए। हमने अगले रोज ही मकान खाली कर दिया। इमाम साहब ने बताया कि कुछ 50-55 साल पहले इस इलाके में एक पीर बाबा की कुटिया हुआ करती थी। मुसाफिर और मुरीद उनसे मदद मांगने और हाजिरी देने के लिए उनके पास आया करते थे। उन मुरीदों में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी शामिल थे। जी हाँ, ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब वो चाहते हैं तो किसी के सामने भी आ जाते हैं, किसी से बात भी कर लेते हैं, वरना अल्लाह ने जो है एक पर्दा रखा है कि इंसान उन्हें देख नहीं सकता, उनकी आवाज़ को सुन नहीं सकता। बिल्कुल वो हमारी तरह दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारे मामूलात इंसानों की तरह हैं। बस फ़र्क इतना है कि इंसान मिट्टी से पैदा है और वो दहकते हुए आग के शोले से। जिस घर का अरमान 25-30 वर्षों से था, उस घर में एक हफ्ता भी ना रह पाए। अब तो ये मलाल कब का ख़त्म हो गया। अब मैं दादी बन चुकी हूँ, भीड़ भाड़ में रहने की आदत पड़ चुकी है मुझे। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी हिफाजत की और मेरे मुनीर की ज़िंदगी भी बचा दी।
उस रात इमाम साहब की दुआओं के असर से हमें पीर बाबा के मज़ार के पास हमारे घर का चिराग मिल गया, वो भी जीता जागता। क्या कसूर मैमूना का था जो अपने सुकून भरे घर की चाहत में अपने परिवार के साथ उलझन में पड़ गई, या फिर उन जिन्नातों का जो अपना रास्ता बदलने पर राजी नहीं हुए? पता नहीं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाहत और जिद का टकराव हमेशा भयानक होता है।